प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीए पार्ट सेकंड ईयर के इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मुद्रा का कार्य व इसकी मांग, मनी फंक्शन एंड इट्स डिमांड। हम अध्ययन करेंगे मुद्रा का कार्य एवं इसकी मांग। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि मुद्रा क्या है, मुद्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी। जिस प्रकार आपने पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में कि आग का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, उसी प्रकार मुद्रा का भी एक आविष्कार माना जाता है। आज विश्व का चाहे कोई भी देश हो, उस देश में मुद्रा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आज बिना मुद्रा के हम कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। एक तरह से हम कह सकें कि एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा का वही कार्य है जिस प्रकार से एक शरीर में रक्त का कार्य होता है। मानव शरीर बिना रक्त के आदमी जीवित नहीं रह सकता। उसी प्रकार एक देश की अर्थव्यवस्था बिना मुद्रा के जीवित नहीं रह सकती। जिस प्रकार एक शरीर में रक्त का संचार होता है, शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से से अपनी धमनियों में और नसों से रक्त का संचार होता है, उसी प्रकार एक देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा का संचार होता है। मुद्रा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर ट्रांसफर होती है। चाहे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करें, चाहे हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें, कोई भी कार्य बिना मुद्रा के संभव नहीं है। आज हम जितने भी लेन देन करते हैं, जैसे हम मान लो किसी कारखाने में मजदूर को लगाते हैं तो बदले में उसको मजदूरी देते हैं, वो मजदूरी हम मुद्रा के रूप में ही प्रदान करते हैं। किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है, वो भी मुद्रा के माध्यम से ही होता है। तो एक देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा का वही कार्य है जिस प्रकार एक मनुष्य के शरीर में रक्त का कार्य होता है। तो मुद्रा को भी एक आविष्कार के रूप में माना गया है। अब इसकी परिभाषाएं, मुद्रा की क्या परिभाषा है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इसकी भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी और उन परिभाषाओं के आधार पर उनको मुद्रा की कुछ संकीर्ण परिभाषाएं बताया, कई विस्तृत परिभाषा दी किसी ने, और कानूनी मुद्रा की परिभाषा को मुख्य रूप से कई विभिन्न भागों में बांटा गया है, जैसे संकीर्णता के आधार पर, विस्तृत मुद्रा परिभाषा, कानूनी आधार पर और कार्यों के आधार पर। इसमें प्रोफेसर स्टैनले विदर्स ने मुद्रा की परिभाषा दी कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। स्टैनले विदर्स ने मुद्रा की क्या परिभाषा दी कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा एक तरह की एक वस्तु है जो किसका कार्य करती है, मुद्रा का कार्य करती है। उसी प्रकार प्रोफेसर रॉबर्टसन ने बताया कि मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं के भुगतान में अथवा कई प्रकार के अन्य व्यावसायिक दायित्वों को चुकाने में व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है। यहाँ पर प्रोफेसर रॉबर्टसन अपनी परिभाषा में क्या कहते हैं कि मुद्रा एक वस्तु है जो हम विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को जो परचेज करते हैं उसके बदले में भुगतान के रूप में हम काम में लेते हैं, और विभिन्न प्रकार के जो व्यावसायिक हम दायित्व करते हैं उनके भुगतान में भी हम इसको काम में लेते हैं। इसके बाद में प्रोफेसर क्राउथर ने इसकी परिभाषा दी। प्रोफेसर क्राउथर के अनुसार कि मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप से सामान्यतः स्वीकृत होती है, अर्थात कर्ज चुकाने के माध्यम के रूप में, और साथ में मूल्य के मापक व मूल्य के संग्रह का भी काम करती है। यहाँ पर प्रोफेसर क्राउथ ने जो एक अलग परिभाषा दी, उन्होंने बताया कि मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय का माध्यम करती है, वस्तुओं को लेन देन के रूप में काम में लेती है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये मूल्य का मापक और मूल्य का संग्रह का कार्य भी करती है। ये परिभाषा एक तरह से हमको इसको विस्तृत परिभाषा कह सकते हैं। और प्रोफेसर नैप और हार्ट्रे ने इसको वैधानिक आधार पर, कानूनी आधार पर इसकी परिभाषा दी। नैप के अनुसार कोई भी वस्तु राज्य के द्वारा मुद्रा घोषित होने पर मुद्रा होती है, अतः उसे मुद्रा के लिए कानूनी स्वीकृति को आवश्यक माना गया है। यहाँ पर नेप और हार्ट्रे ने जो मुद्रा की परिभाषा दी उसमें नेप ने बताया
कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे कोई राज्य कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त देता है, उसे हम मुद्रा कहते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर ले कि भारत में जो प्रचलन में जो मुद्रा है वो हमारा क्या है, रुपए। रुपए सिक्कों में भी चलता है और नोटों में भी चलता है। आज हम देख सकते हैं कि भारतीय रुपए एक तरह से कानूनी मुद्रा है। इस मुद्रा को लेने से और देने से कोई भी इसको अस्वीकार नहीं कर सकता। चाहे हम भारत के किसी भी राज्य में चले जाए, यदि राजस्थान का व्यक्ति कर्नाटक में जाता है या महाराष्ट्र में जाता है या केरल में जाता है या यूपी में जाता है, तो वह रुपए को वहाँ कोई भी वस्तु रुपए से वो खरीद सकता है। तो वहाँ का व्यक्ति उस रुपए को लेने से मना नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि इस जो भारत में जो मुद्रा प्रचलन में है रुपए के रूप में, उसको कानूनी या वैधानिक मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो मुद्रा की जो परिभाषा थी उनमें मुख्य रूप से हमने पढ़ा कि कुछ परिभाषा संकीर्ण है, कुछ परिभाषा विस्तृत है और कुछ कानूनी आधार पर, कुछ कार्यों के आधार पर मुद्रा की परिभाषा दी गई है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे हम मुद्रा के कार्य। फंक्शन ऑफ मनी। फंक्शन ऑफ मनी मनी किनले ने मुद्रा के कार्यों को मुख्य रूप से निम्न प्रकार से विभाजित किया है। देखिए, मुद्रा के कार्य के प्रकार। मुद्रा के कार्य को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है: प्राथमिक कार्य, द्वितीय सहायक कार्य और आकस्मिक कार्य। मुद्रा के कार्य को मोटे रूप से 3 भागों में बांटा जाता है: प्राथमिक कार्य, द्वितीय सहायक कार्य और आकस्मिक कार्य। अब इसके भी उप विभाजन कर रखे हैं। प्राथमिक कार्य को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है: विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक है। मानिए मुद्रा का जो कार्य होता है, प्राथमिक कार्य को मुख्य कार्य भी कहते हैं। इसको प्राथमिक कार्य को मुख्य कार्य भी कहा जाता है। इनमें पहला है विनिमय का माध्यम। आज हम देखते हैं कि हमारा जो विनिमय का माध्यम है मुख्य रूप से मुद्रा है। प्राचीन काल में हम देखते थे वस्तु विनिमय भी होता था। वस्तु मानी विनिमय मुख्य रूप से 2 प्रकार, विनिमय का मुख्य रूप से 2 प्रकार होता है। हमने पूर्व में भी इसके बारे में पढ़ा, एक वस्तु विनिमय और दूसरा मुद्रा विनिमय। वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन होना। ठीक है, अब कालांतर में वस्तु विनिमय से कई प्रकार की कठिनाइयाँ आई और बाद में धीरे धीरे उसका स्थान किसने ले लिया? मुद्रा विनिमय ने। आज मुद्रा विनिमय का तात्पर्य होता है कि मुद्रा के बदले में वस्तुओं का लेन देन करना, वस्तुओं का क्रय विक्रय करना हम मुद्रा विनिमय कहते हैं। तो मुद्रा विनिमय का माध्यम होता है। हमें कोई भी वस्तु पैसे से खरीद सकते हैं और किसी भी वस्तु को बेचकर हम पैसा प्राप्त कर सकते हैं। मनी हम जैसे एक किसान है, मंडी में अनाज बेचता है तो बदले में उसको मुद्रा की प्राप्ति होगी। अब वो उस पैसे से जो अनाज बेचकर उसने प्राप्त किए, बाजार में जाकर वो कोई भी वस्तु खरीद सकता है। तो मुद्रा विनिमय का माध्यम होती है। दूसरा है मूल्य का मापक। मनी मुद्रा किसी वस्तु के मूल्य का मापक करती है। जैसे कोई वस्तु है, उस वस्तु को हम किस में मापते हैं? मुद्रा में। जैसे हम बाज़ार में कोई वस्तु खरीदते हैं, जैसे हमने 1 किलो चीनी खरीदी, यदि बाज़ार में उसका भाव है 40 रुपये प्रति किलो। जैसे हमने कपड़ा खरीदा तो कपड़े का जैसे भाव है 100 रुपये प्रति मीटर। जैसे हम दूध खरीदते हैं, दूध का भाव है 50 रुपये प्रति लीटर। तो इन सब वस्तुओं का मूल्य मापन किसके आधार पर किया? मुद्रा के आधार पर है। अर्थात मुद्रा का जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है वह मूल्य का मापन करना। मानी प्रत्येक वस्तु का पहले मूल्य का निर्धारण किया जाता है। वह किसके आधार पर किया जाता है? मुद्रा के आधार पर। नेक्स्ट है आपके अब ये तो थे इसके प्राथमिक कार्य। अब इसके द्वितीय या सहायक या गुण कार्य में हम देखते हैं पहला मूल्य का संग्रह। मूल्य का संग्रह से तात्पर्य है हम मुद्रा के रूप में मूल्य का संग्रह कर लेते हैं। कैसे? जैसे मान लो किसी व्यक्ति के पास आवश्यकता से ज़्यादा पैसा है तो वो क्या कर लेगा? ज़मीन खरीद लेगा, प्लॉट खरीद लेगा। तो उसने क्या किया? मूल्य का संग्रह कर लिया। जब आवश्यकता पड़ने पर वो फ्यूचर में उस प्लॉट को बेचकर अपना पैसा प्राप्त कर सकता है। जैसे दूसरा
किसी व्यक्ति ने मान लो उसके पास पैसा है, उसने गोल्ड खरीद लिया, उसने चांदी खरीद ली और फ्यूचर में फिर उस गोल्ड को वो बेचकर मुद्रा की प्राप्ति कर सकता है। तो इसे हम कहते हैं मूल्य का संग्रह। दूसरा, विलंबित भुगतानों का आधार। विलंबित भुगतानों का आधार से तात्पर्य है कि जैसे कोई व्यापारी ने वर्तमान में कोई सौदा किया, यदि उसके पास पैसा नहीं है तो वह फ्यूचर में उसको भुगतान करने की बात करता है। तो ये किसके आधार पर सौदा हुआ कि आपको भविष्य में या मैं 1 महीने के बाद में या 15 महीने के बाद में मैं आपको इस राशि का भुगतान कर दूंगा। तो ये संभव हुआ मुद्रा के आधार पर। नेक्स्ट है मूल्य का हस्तांतरण। मुद्रा के माध्यम से हम मूल्य का हस्तांतरण कर सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति का मान लो दिल्ली में मकान है, अब दिल्ली राजस्थान का व्यक्ति है और उसका दिल्ली में मकान है, वहाँ वो सर्विस करता था, सर्विस के दौरान उसने दिल्ली में मकान बना लिया। अब वो रिटायर हो जाता है और रिटायर होने के बाद में वो अपने गांव आना चाहता है, तो मकान को तो वो वहाँ से उठाकर ला नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, उस मकान को बेचकर जो मुद्रा प्राप्त होती है उस पैसे से अपने घर में, अपने गांव में या जयपुर में या कहीं भी वो दूसरा मकान बना लेगा। मानी इसे कहते हैं मूल्य का हस्तांतरण। मानी पहले जो संपत्ति एक की थी वो दूसरे की होगी, इसे मूल्य, ये संभव हुआ पैसे से। अब इसके बाद में है आकस्मिक कार्य। आकस्मिक कार्य में है साख का आधार। साख का आधार मानी साख का आधार का मतलब होता है, देखिए साख के आधार में देखिए कि जो व्यापारिक बैंक है वो क्या करते हैं, लोगों को ऋण देते हैं और ऋण के माध्यम से एक बैंक अपनी मुद्रा को बढ़ाता है। यानी हम बैंक में जो पैसा जमा कराते हैं, बैंक उस पैसे को ही कई गुना बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, लोगों को ऋण देकर, यानी हम जो पैसा जमा कराते हैं उस पर हमको ब्याज कम देगा बैंक, और हम यदि बैंक से लोन लेते हैं तो उससे ब्याज हमसे ज़्यादा लेगा। तो लोगों को लोन दे देकर बैंक के साख का सर्जन करता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय के वितरण का आधार। राष्ट्रीय आय के वितरण का आधार कैसे होता है कि एक उत्पादक के उत्पादन के विभिन्न साधनों को जो भुगतान करता है वो किसके आधार पर करता है, मुद्रा के आधार पर। जैसे मजदूर को मजदूरी दी जाती है, भूमि वाले को लगान दिया जाता है और पूंजी के बदले में ब्याज दिया जाता है। मतलब प्रत्येक साधनों को जो प्रतिफल दिया जाता है वो किसके आधार पर दिया जाता है, मुद्रा के आधार पर। नेक्स्ट है उपभोक्ताओं व उत्पादकों द्वारा साधनों का सर्वोत्तम उपयोग। चाहे कोई कंज्यूमर हो, यानी उपभोक्ता हो, या उत्पादक हो, वो मुद्रा के आधार पर भी अपने साधनों का सर्वोत्तम उपयोग कर सकता है। जैसे एक उपभोक्ता है, उसके पास मान लो पैसा है, तो वो उसकी कोशिश रहती है कि मैं अच्छी से अच्छी वस्तु परचेज करूं और उसका उपभोग करूं और मैं पूर्ण संतुष्टि या अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने की कोशिश करूं। इसी प्रकार एक उत्पादक होता है, उसकी कोशिश होती है कि पैसे के माध्यम से वह ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करे, ज़्यादा से ज़्यादा साधनों को काम में ले। तो उत्पादक और उपभोक्ता दोनों की कोशिश ये रहती है कि वह अपने साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करे। नेक्स्ट है धन को तरलता प्रदान करना। धन को तरलता प्रदान करना वही जो हमने अभी बताया था कि किसी के पास कोई संपत्ति है तो जैसे मुद्रा धन के विभिन्न रूपों में, जैसे मकान, कार, जेवर, शेयर, ऋण पत्र आदि के तरल रूप प्रदान करती है, क्योंकि इनके अपने अपने बाजार होते हैं जिनको इनको बेचकर नगद राशि प्राप्त की जा सकती है। मानी तरल रूप का तात्पर्य है कि मुद्रा से हम ऐसी चीज़ खरीद सकते हैं जिसको आवश्यकता पड़ने पर बेचकर हम उससे आसानी से मुद्रा प्राप्त कर सके। अन्य या विविध कार्यों में हम देखते हैं मुद्रा की बचतकर्ता को निवेशकर्ता से मिलाती है। तो ये थे मुद्रा के कार्य। कल हम अध्ययन करेंगे मुद्रा का महत्व।